तो सबसे पहले तो मैं ये सवाल करती हूँ कि ये सवाल ये नहीं है कि 3 साल बाद पासपोर्ट क्यों मिला मुझे। सवाल ये है कि नाजायज़ तौर पे 3 साल में मेरा पासपोर्ट रखा क्यों गया अपने पास। इसी तरह पनामा केस में मेरी बरियत हुई, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। लेकिन आप जानते हैं ना, 2018 से लेकर 2022, बल्कि ये पनामा का जो मुकदमा है ये तो 2016 के आखिर में बना था। 6 साल मैं उस झूठे मुकदमे को भुगतती रही। 6 साल मेरे वालिद ने उस झूठे मुकदमे को भुगता। 150 से ज़ायद पेशियां हमने भुगती। सवाल ये नहीं है कि 6 साल बाद मुझे इंसाफ मिल गया और मैं बरियत मेरी कैसे हो गई। सवाल ये है कि 6 साल क्यों एक झूठा मुकदमा चला, उसको चलने दिया गया। और सब उससे पहले एक और सवाल आता है कि वो 6 साल पहले वो झूठा मुकदमा बनाया ही क्यों गया। तो आज कौम के सामने जवाब है, मुझे उन बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के जो इंकशाफात हैं वो पूरी कौम के सामने हैं। मेरी वो एप्लीकेशन जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के बयानात की रोशनी में मैंने दायर की थी, 2 साल की मेहनत जिसमें कहा गया था, वो आज भी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास पड़ी है। तो वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। वो जो हुआ है, जो फाउल प्ले हुआ है, जिस तरीके से ये मुकदमात बनाए गए, क्योंकि इमरान खान के पॉलिटिकल जो एक वर्दी पॉलिटिकल अपोनेंट था, ताकतवर फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल अपोनेंट था, उसको मैदान से उठाकर बाहर किए बगैर इमरान खान इलेक्शंस नहीं जीत सकता था। तो ये सारा खेल रचाया गया। बहरहाल ये तारीख का हिस्सा है और हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर वो पनामा का मुकदमा नहीं रहा और अगर ये जो झूठा पासपोर्ट जिसमें मेरा रखा हुआ था वो मुकदमा नहीं रहा, तो इंशाअल्लाह ताला ये भी एक दिन कौम के सामने पूरी हकीकत आकर रहेगी। क्योंकि ये तारीख का हिस्सा, इनको कोई मिटा नहीं सकता। अब इन सबूतों को कोई नहीं मिटा सकता, इन बयानात को कोई नहीं मिटा सकता। और मेरा पनामा का जो मेरा केस था, लोग कहते थे जाली ट्रस्ट डीड और ये, उस पर तो मेरे पे मुकदमा बना ही नहीं था। ये भी कौम नहीं जानती। वो झूठ बोल बोल के, वो झूठी ट्रस्ट डीड वाली टी शर्ट्स पहन पहन के, कैलिबरी क्वीन कह कह के इन्होंने एक ऐसी बात घड़ी जिसका जो ये इन्होंने केस में रखा ही नहीं। केस में मेरे ऊपर जो केस बनाया जिसमें मुझे सजा हुई वो अबेटमेंट में थी, और वो कि जो क्राइम हुआ है उसकी अबेटमेंट में और एड करने के लिए मुझे एडर और अबेटर कहा गया और उस पर मुझे सजा हुई। कैलिबरी पर नहीं हुई, ट्रस्ट डीड पर नहीं हुई। ट्रस्ट डीड तो उठाकर अदालत ने फेंक दी बाहर। उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट डीड एक बहन और भाई के दरमियान है, इसमें किसी का क्या नुकसान होता है। बात ये थी कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज़ हैं ये, और ये साबित करने की कोशिश में 6 साल गुजर गए। एक कागज़ का टुकड़ा ये नहीं पेश कर सके अदालत में जिसमें ये कहा गया हो कि ये है कागज़ का टुकड़ा जिससे साबित होता है कि नवाज शरीफ साहब इन प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं। और वो जो मेरे दादा का कारोबार था 1930 से चलता हुआ, उसको ये कन्वीनियंटली माइनस कर गए। मेरे वालिद ने तो कभी कारोबार किया ही नहीं। वो मेरे दादा की खड़ी की हुई एम्पायर थी जिसको कन्वीनियंटली उस पर आंखें बंद कर ली। वो दादा से अगर पोतों को मिला या पोतियों को मिला या उनकी फैमिली को मिला तो वो तो बात कन्वीनियंटली खा गए। जजेस मेरे सामने ये बात बार बार नैब से कहते रहे कि कोई सबूत है तो दे दें, कोई एक कागज का टुकड़ा दे दे जो ये साबित करता हो कि ये प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ की हैं और मरियम ने एड और अबेट किया उनको। कभी जब वो सवाल पूछते थे, कभी नैब को कोरोना हो जाता था, कभी नैब को डेंगू हो जाता था, कभी नैब का वकील बदल जाता था। और फिर मैंने जब ये बरियत हो गई तो मैंने पीटीआई के रहनुमाओं को ये कहते सुना कि क्योंकि अब नैब जो है इस हुकूमत के ताबे है, तो जो प्रोसिक्यूटर लगाया गया उसने मुकदमा नहीं लड़ा। तो ये मैं कौम के लिए बता दूं, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, उनके नॉलेज के लिए, कि मेरे मुकदमे में आखिर तक वही 2 वकला, वही 2 प्रोसिक्यूटर्स रहे जिनने मेरा मुकदमा बनाया था। जिस दिन मेरी बरियत हुई, अल्लाह ताला का शुक्र है, उसी दिन वो सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब वही प्रोसिक्यूटर आर्ग्यू कर रहे थे जिन्होंने जज बशीर की अदालत में 8 महीने मेरा मुकदमा लड़ा मेरे खिलाफ। और एक और बात मैं आज क्लैरिफाई कर दूं, मैंने अपने वकील को ये हदायत दी थी कि मुझे नैब की नई अमेंडमेंट्स का फ़ायदा नहीं उठाना। तो ये मैं पूरी कौम को आज ये बता देना चाहती हूँ। इस पे डिटेल प्रेशर मैंने पहले भी आपसे कहा था
कि मैं डिटेल्ड फैसला आने के बाद पैनामा का उसके ऊपर मैं प्रेशर करूंगी। अभी मैं नहीं करूंगी। फिर मैं बताऊंगी कि इस केस में क्या क्या हुआ और किस तरह से फाउल प्ले हुआ, किस तरह से साजिश हुई। सारे केस के एक एक हकायक जिन पर मैंने आज तक बात नहीं की और चुप का रोज़ा रखा, वो मैं कौम के सामने लेकर आऊंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मुझे जो अमेंडेड लॉ है नैब का, जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं, ना मैंने वो अवेल की हैं, ना उसके तहत मुझे रिलीफ मिला है। मुझे नैब के पुराने कानून के तहत मेरिट पे रिलीफ मिला है, क्योंकि मेरे खिलाफ केस साबित नहीं हो सका और उस झूठे केस में मैंने सजा भुगती 4 महीने। जब अडयाला में जब मेरी वालदा वहां बीमार थी और मैं अपने वालिद के साथ आई थी, और फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत कि आप इसको एनआरओ कहें। एनआरओ ये होता है कि झूठा मुकदमा जिसकी आज सरे बाजार जो रुसवा हो गया, सरे बाजार जिसकी हकीकत आज कौम के सामने आ गई, आपकी इतनी हिम्मत के बजाय उस पर आप माफी मांगे जाकर कि मैंने एक खातून से ज्यादती की, मैंने नवाज शरीफ साहब से ज्यादती की, या भले आपके अंदर इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि आप माफी मांगे, तो आप जायनमाज बिछाएं बनी गाला में और अल्लाह ताला से माफी मांगे कि मैं बेगुनाहों के साथ मैंने साजिश की, उनको सजा दिलवाई, सिर्फ इसलिए कि मुझे मुल्क का वजीर आजम बनना था, क्योंकि अगर वो मैदान में रहते तो मैं वजीर आजम नहीं बन सकता था। एनआरओ इसको कहते हैं कि मां वहां मर रही हो और बाप और बेटी हाथ पकड़कर आकर एक झूठे मुकदमे में जिसकी हर तरफ से गवाही आ रही थी, तब भी आ रही थी। किसको याद नहीं है कि वो इस तरह से एक सहाफी ने जो नायब अदालत से वो यूं मुंह छुपाकर एक साहब निकल रहे थे जिन दिनों हमारा मुकदमा चल रहा था, आप लोगों को याद है या नहीं याद? शौकत अजीज साहब की गवाही किसको याद नहीं है? अरशद मलिक की गवाही किसको याद नहीं है? तो कभी माफी मांगी गई और उसके ऊपर से आपकी इतनी जुर्रत कि आप इसको एनआरओ कहें? एनआरओ ये होता है? एनआरओ ये होता है कि नवाज शरीफ की बेगुनाही के सबूत के बाद सबूत आए, अरशद मलिक की वीडियो आ जाए, सबूत में वो कह रहा है कि मुझे ब्लैकमेल करके सजा दी गई, और वो आज तक बाहर बैठे। ये एनआरओ होता है? एनआरओ ये होता है कि आप क्या नाम है जो नैब के पिछले सरबराह थे, जस्टिस जावेद इकबाल, आप उनको उनकी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करें और उनसे अपने मुखालिफिन के खिलाफ फैसले लें। क्या एनआरओ इसको कहते हैं? एनआरओ इसको कहते हैं कि मरियम नवाज पे कोई केस ना बनता हो और वो जलसे और जुलूस कर रही हो और आप डर जाएं, आप खौफ में मुब्तला हो जाएं और आप उसको बगैर किसी केस के उठाकर उस अंदर कर दें, नैब में डाल दें, हब्से बेजा में रखें? क्या एनआरओ इसको कहते हैं? और वहां से आप उठा के उसको कोट लखपत के डेथ सेल में फेंक दें, जहां पर एक चारपाई रखी हो और बाथरूम और कमरे में दीवार ना हो। एनआरओ उसको कहते हैं? आप कहते हैं डार साहब एनआरओ के बाद आए। मैं तो ये सवाल पूछती हूं कि वापस आना तो था ना, जुल्म ने एक दिन मिटना था, ये हमेशा के लिए नहीं होता। जो जुल्म है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। डार साहब को इस मुल्क से जाना क्यों पड़ा? वापस आना तो बाद की बात है, पहले बताएं। और आपके मुंह पे कुदरत का जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है कि जिस डार साहब को आपने फाउल प्ले करके निकलवाया, आज वो आपका दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर है।